नमस्कार, टीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी दलों ने प्रचार में झोंकी ताकत। महाराष्ट्र में नड्डा और खड़गे की रैली तो झारखंड में शिवराज सिंह चौहान और राहुल गांधी का प्रचार। दिल्ली में खतरनाक प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा बिना कोर्ट की इजाजत नहीं हटेगा ग्रैब 4। एनसीआर राज्यों से 12वीं तक की क्लासेस ऑनलाइन मोड में चलाने को कहा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जहरीले बोल पर भाजपा का पलटवार। भाजपा नेताओं ने कहा यह कांग्रेस की हार की मानसिकता को है दिखाता। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, कैलाश गहलोत भाजपा में शामिल। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से प्रभावित होकर थामा भाजपा का दामन। ब्राजील पहुंचने पर पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। रियो डी जेनेरियो में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी होंगे शामिल। और अब विस्तार से समाचार। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नवी मुंबई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर बांटने और फूट डालने की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में महायुति सरकार और एनडीए विकास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपने कभी कांग्रेस के जमाने में सुना कि कभी उन्होंने रिपोर्ट कार्ड रखी? आपने कभी सुना कि शरद पवार जी ने कभी कोई रिपोर्ट कार्ड रखा? इन लोगों ने बांटो, फूट डालो और राज करो अपना ही मैनिफेस्टो लेकर के 5 साल बाद फिर से आ जाते थे, लेकिन कभी भी इन्होंने काम करने के बारे में चर्चा नहीं की। लेकिन महायुति, एनडीए, मोदी जी के नेतृत्व में विकास के साथ अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। और इसीलिए न जात पर, न पात पर, न जातिवाद, न भ्रष्टाचार, सिर्फ एक बात, विकासवाद, विकासवाद, विकासवाद। इस बात को लेकर के हम आगे चले। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हर राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने का हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि राज्य में अघाड़ी की सरकार बनने के बाद महिलाओं को राज्य में विशेष सुविधा देंगे, किसानों के कर्ज माफी और जाति जनगणना भी करेंगे। हमारी फोकस महिलाओं की मदद करने का है। 3000 रुपये हर महिला के बैंक अकाउंट में हम डालेंगे। फ्री बस ट्रैवल होगा महिलाओं के लिए। किसानों के लिए 3 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा। सोयाबीन के 7000 रुपये प्रति क्विंटल। प्याज के किसानों के लिए फेयर प्राइस कमेटी। फेयर एमएसपी कपास के किसानों के लिए। कास्ट सेंसस जो हम तेलंगाना में, कर्नाटक में करवा रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में प्रचार के आखिरी समय में सभी प्रत्याशी रोड शो के जरिए मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा, जिसके लिए आज शाम 5 बजे तक प्रचार का शोर थम जाएगा। पुणे के पार्वती विधानसभा क्षेत्र से 3 बार की भाजपा विधायक माधुरी मिसाल चौथी बार चुनावी मैदान में है। माधुरी मिसाल से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और सभी प्रत्याशी की ये कोशिश है कि अधिक से अधिक वो जनता के बीच में जाए और उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश करें। इस वक्त हमारे साथ पर्वती विधानसभा क्षेत्र से 3 बार के विधायक और चौथी बार मैदान में उतरी माधुरी मिसाल जी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, आज आखिरी दिन है और आप देख रहे हैं जो हमारी रैली अभी यहाँ समाप्त हो गई है और इतना उत्साह कार्यकर्ताओं में है और उन्होंने पिछले 1 महीना में जो काम किया है, पूरा मतदार हमारे ऊपर विश्वास करके हमें ये सीट जिताएगी। चौथी बार जब जीतेंगे तो हो सकता है आप मंत्री भी बनेंगे। क्या कहेंगे अपने क्षेत्र की जनता को? मैं मेरे क्षेत्र की जनता को हमेशा मैं जो काम करती हूँ वो उनके पास लेके जाती हूँ कि 5 साल में क्या किया है और जनता मुझे विश्वास करके मुझे वोट देती है।
ये बार भी ऐसे ही होगा। और मंत्री का ये तो पार्टी तय करती है, तो वो उनकी बात है। जो लाडकी बहन योजना कितना गेम चेंजर साबित होने वाला है? लाडकी बहन में हमारे सभी बहनों में इतना उत्साह है कि वो खुद कैंपेनिंग कर रही है। एक आखिरी सवाल है, अगले विजन क्या, आपका विजन क्या है अगले 5 साल के लिए? क्या इस क्षेत्र की जनता के लिए को आप संदेश देना चाहेंगे? नहीं, अगला पूरा 5 साल का मैप तैयार करके रखा है, उस तरह से नियोजन होगा और आपको घड़ी घड़ी बताऊंगी कि क्या चल रहा है। नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ पर्वतीय विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी माधुरी मिसाल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर उन्हें जनता आशीर्वाद देती है तो उनके पास अगले 5 साल का विजन है जो वो जनता के लिए पूरा करेंगी। कैमरामैन सुमित धीमान के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज, पर्वतीय। झारखंड में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। इस बीच झारखंड में अवैध घुसपैठियों का मुद्दा बड़ा बना हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता चंपई सोरेन ने भरोसा दिलाया है कि संथाल परगना से बांग्लादेशी घुसपैठियों को उखाड़ फेंका जाएगा। झारखंड इस संथाल परगना धरती सिद्धू का धरती में जो बांग्लादेशी घुसपैठ जो और यहाँ का आदिवासी का जनसंख्या जो घट गया, सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे पहले बांग्लादेशी घुसपैठ को उखाड़ के फेंकना है। शिखर जी, जिसे समेत या समेत शिखर जी के नाम से भी जाना जाता है, झारखंड की गिरिडीह विधानसभा में आने वाला ये जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। ये झारखंड राज्य के सबसे ऊंचे पर्वत पारसनाथ पर स्थित है, जहां देश और दुनिया से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। 20 नवंबर को यहां भी मतदान होना है और यहां की समस्याओं और चुनावी मुद्दों को टटोलने की कोशिश की हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। पानी की व्यवस्था पहले होनी चाहिए और बिजली की समस्या जरूरी है। और हम लोग यहाँ पर 32 साल से हैं, भाड़े के मकान में हैं। कॉलोनी पास हुई, ज़मीन मेरे पास नहीं है। सरकार ने ज़मीन देने की बात हुई थी, यहाँ का ब्लॉक वाले वीडियो कहते हैं ज़मीन नहीं देंगे। शिखर जी में ज़मीन नहीं है। मूलभूत समस्या है स्वास्थ्य का। विश्व का सबसे बड़ा तीर्थस्थल रहने के बावजूद यहाँ स्वास्थ्य का कोई व्यवस्था नहीं है। जब तीर्थयात्री पारसनाथ पर्वत को चढ़ते हैं तो वहाँ भी कोई स्वास्थ्य का व्यवस्था रहने के कारण हर एक साल दर्जनों तीर्थयात्री का मौत पर्वत पर ही हो जाता है। दूसरा, सड़क है, बिजली है, पानी है। अब अभी चुनाव का मौसम, उसके बाद भी 5 दिनों से पानी का सप्लाई बंद है। यहाँ एक भी कॉलेज नहीं है। यहाँ के बच्चे को गिरिडीह जाना पड़ता है, जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। ये बहुत बड़ा समस्या है यहाँ का। खा पी के यहीं फेंक देते हैं। मेन उसको वही है, क्योंकि ये हमारा तीर्थ सबसे बड़ा जैनों का कहलाया जाता है, तो मेन इसको देखना चाहिए। पानी का बहुत ज़्यादा किल्लत है और बिजली तो खैर कह दीजिए 24 घंटा में 14 घंटा ही रहना है, उससे ज़्यादा नहीं रहना है। बिजली पानी का समस्या यहाँ पर है। आने जाने का सुविधा होता है बार बार, पानी का तो सुविधा है ही नहीं यहाँ पर। सिंचाई की भी सुविधा नहीं है। पानी का बहुत दिक्कत है, पानी का बहुत समस्या है। डेली समस्या है। एक बराकर इंटेक बैग चलता है, उसमें डेली का वो है कि पानी देता नहीं है। कभी 4 दिन देता है, 4 दिन नहीं देता है, फिर महीना दिन छुट्टी। बहुत समस्या है पानी। झारखंड विधानसभा चुनाव में बाकी बची 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होना है। 13 नवंबर को पहले चरण में हुए मतदान में शहरी से ज्यादा मतदान प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहा। दूसरे चरण के चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। झारखंड में बड़ी आबादी ग्रामीण इलाकों में निवास करती है। ग्रामीण इलाकों में क्या बड़े मुद्दे हैं जिन पर जनता अपना मन बना रही है, इसकी पड़ताल पर देखिए हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी की ये रिपोर्ट। झारखंड में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 38 सीटों पर मतदान है और उसी में गिरिडीह विधानसभा में भी मतदान है। इस समय हम गिरिडीह विधानसभा के पालगंज गांव में आए हैं, इलाके में आए हैं, जहां पर कुछ ग्रामीण हमारे साथ हैं। विकास के मामले में बहुत पीछा है हमारा गांव। अभी बहुत पुराना रोड है, पालगंज से बरधई बिशनपुर जाती है। ये रोड बहुत पुराना है, जिसमें अभी तक कोई काम नहीं हुआ है ठीक ढंग से। हमको पूरे झारखंड की बात किया जाए तो झारखंड में हमको बीजेपी की सरकार ही चाहिए। ठीक है, बीजेपी ही चाहिए। हेमंत सोरेन का अच्छा नहीं है सरकार। ठीक है, यही है मुद्दा हम लोग को है। युवा लड़का सभी झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं चाहते हैं। ठीक है, क्या कारण है, क्यों?
उसका विकास नहीं है, बढ़िया काम नहीं है, ठीक है, बस यही है। विकास बहुत पीछे रह गया हमारे गांव में। बीजेपी सरकार जिस समय पहले काम कर रही थी वो उस तरह काम अभी हो नहीं पाया है, उससे हम लोग संतुष्टि नहीं है। जिस तरह पहले हम लोग का काम चाहिए, जिस तरह पहले हुआ था उस तरह भी काम चाहिए। जब से जेएमएम की सरकार बनी सारा भ्रष्टाचार, हर अफसरशाही हो गया, हर तरह के विकास ही रुक गया। न 5 साल में गाँव में किसी तरह का विकास हुए अभी तक। अभी सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव में एक हॉस्पिटल की है। हॉस्पिटल तो बहुत बड़ा है लेकिन वहाँ है नहीं कोई डॉक्टर। सबसे पहले जो भी प्रतिनिधि है उससे हम उम्मीद करते हैं कि हॉस्पिटल को सुधार दे, उसका बाउंड्री वाल कर दे, एक नर्स, एक बैंडेज करने वाला कंपाउंडर, एक डॉक्टर परमानेंट कर दे। स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में एक बड़ी समस्या है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पलायन जो है वो तो बड़ी समस्या पूरे झारखंड में ही दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ युवाओं का कहना है कि जिस तरीके से विकास के काम चल रहे थे वो पिछले 5 सालों में बंद हो गए हैं और साथ ही भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जो है वो बढ़ी है और यह ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा दिखाई दे रही है। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज़, पालगंज, गिरिडीह। दिल्ली के पूर्व मंत्री और पूर्व आम आदमी पार्टी नेता कैलाश गहलोत भाजपा में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और अन्य भाजपा नेताओं की मौजूदगी में कैलाश गहलोत भाजपा की सदस्यता ग्रहण समारोह में शामिल हुए। एक दिन पहले ही गहलोत ने मंत्री पद और आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था। इस मौके पर कैलाश गहलोत ने कहा कि आम आदमी पार्टी छोड़ना आसान कदम नहीं था, अन्ना आंदोलन के समय से पार्टी से जुड़ा हुआ था। कैलाश गहलोत ने साफ किया कि पार्टी छोड़ने और भाजपा में शामिल होने का फैसला किसी दबाव में नहीं लिया गया। राजनीतिक जीवन में लगातार 2015 से पार्टी में रह के, एमएलए रह के और एज ए मिनिस्टर भी दबाव में आके मैंने कोई काम नहीं किया। तो जितने भी ऐसी मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ईडी के दबाव में कर दिया, सीबीआई के दबाव में कर दिया, तो ये सारी मेरे ख्याल से गलतफहमी है। इस प्रकार का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कैलाश गहलोत की सराहना की, वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी पर तंज कसा। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने राजनीतिक पार्टियों में आंतरिक व्यवस्थाओं की तुलना की बात कही। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार राजनीतिक क्षेत्र में किसी पार्टी में ज्वाइन करता है तो सब पार्टियों का अपना बाह्य आवरण होता है, उसी को देख करके ही शायद ज्वाइन करता होगा। तो आम आदमी पार्टी को देख करके ज्वाइन किया होगा, लेकिन जब कोई पार्टी, कोई राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय व्यक्ति हो जाता है तब वो आंतरिक व्यवस्थाओं की तुलना करता है। निश्चित रूप से आपने भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक व्यवस्था, आम आदमी पार्टी की आंतरिक व्यवस्था, उसकी तुलना की होगी। और इससे पहले भी बहुत से लोग आम आदमी पार्टी छोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी की ओर बढ़े हैं। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का पतझड़ आ गया है और इसके पत्ते गिरने लगे हैं। उन्होंने कहा कि जो भी ईमानदार आम आदमी पार्टी में आए वो सब इसे छोड़कर जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की मुझे लगता है पतझड़ आ गई है और इनके पत्ते टूट के गिरने लगे हैं। और ये धीरे धीरे आप आगे जाके देखना, जितने ईमानदार लोग हैं वो सब छोड़कर भागेंगे, क्योंकि वो इस पार्टी में आए थे इस पार्टी का ईमानदारी का मुखड़ा देखने, लेकिन वो मुखड़ा धूमिल हो चुका है और वो हर आदमी जानता है। तो इसलिए अब जितने ईमानदार आदमी हैं वो सब इसको छोड़ के भागेंगे। और बुलेटिन में अब वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। त्वचा में समाएं, हाइड्रेट करें, हर उम्र की त्वचा का पोषण करें। MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। I see। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC, हर पल आपके साथ। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद, और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं, पहले डराएंगे, फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं, याद रहे। UPI सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के उपायों को लागू करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैप 3 लागू करने में देरी के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की खिंचाई की। कोर्ट ने कहा कि AQI 300 पहुंचते ही ग्रैप 3 क्यों नहीं लागू किया गया। कोर्ट ने पूछा कि जब 11 नवंबर के बाद से ही AQI 300 को पार कर गया था तो ग्रैप 3 लागू करने के लिए 14 नवंबर तक क्यों इंतजार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने NCR के अंतर्गत आने वाले राज्यों से कहा है कि वो ग्रैप 4 के तहत लगी पाबंदियों पर अमल सुनिश्चित करें। कोर्ट ने सभी राज्यों में इस बारे में निगरानी रखने के लिए कमेटी बनाने को भी कहा है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और बाकी राज्यों से कहा है कि लोगों की शिकायत दूर करने के लिए सिस्टम बनाए। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि अगर AQI सुधरता भी है तो भी बिना कोर्ट की इजाज़त के ग्रैप 4 नहीं हटेगा। कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र सरकार से गुरुवार तक हलफनामा दाखिल करने को भी कहा और सुप्रीम कोर्ट ने NCR राज्यों से कहा कि 12वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन मोड में चलाई जाएं। और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सियासत तेज हो रही है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पर जनता को मास्क वितरित किए। इसी कड़ी में वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के हालात की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि दिल्ली की हालत बिगड़ती जा रही है, इसे रोकने के लिए पंजाब में पराली जलाना बंद करना होगा। प्रदूषण की स्थिति दिल्ली सरकार के खराब कामकाज के कारण है और लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 लगाने के बावजूद भी अगर दिल्ली में पोल्यूशन कम नहीं हो रहा तो प्रतिबंध से पोल्यूशन कम नहीं होगा। आपको डस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको पंजाब की पराली का धुआं रोकना पड़ेगा, जिसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं। आप लगाते रहिए प्रतिबंध, जनता तो मजबूर है कि वो आपके प्रतिबंध झेलेगी, लेकिन दिल्ली में पोल्यूशन की ये हालत आपके नकारेपन और निकम्मेपन के कारण है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मणिपुर में हुई हिंसा से जुड़े 3 मामलों को अपने हाथ में ले लिया है। एजेंसी ने मणिपुर पुलिस से ये मामले अपने हाथ में ले लिए हैं। इन घटनाओं के कारण कई लोगों की जान गई थी और सार्वजनिक व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हुआ था। गृह मंत्रालय मणिपुर में शांति बहाल करने के प्रयासों में लगा है और साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी आदेश के बाद एजेंसी ने मणिपुर पुलिस से ये मामले अपने हाथ में ले लिए हैं। और अब वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए DD न्यूज़। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा से जुड़ी खबरों की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के दौरे के बाद ब्राजील पहुंच गए हैं। 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में पीएम मोदी ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पहुंचे। 2 दिन के ब्राजील दौरे पर पीएम मोदी रियो डी जेनेरियो में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी विभिन्न वैश्विक मुद्दों के बारे में भारत का दृष्टिकोण रखेंगे। इस दौरान पीएम मोदी की कई नेताओं से मुलाकात होने की भी संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रियो डी जेनेरियो में होटल पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। होटल के बाहर मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। पीएम मोदी के ब्राजील दौरे को लेकर वहां का भारतीय समुदाय खासा उत्साहित नजर आया। पीएम मोदी के पहुंचने पर भारतीय समुदाय की महिलाओं ने गरबा नृत्य की प्रस्तुति दी। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पीएम मोदी का स्वागत हुआ। विश्व विद्या संस्थान से जुड़े लोगों ने वैदिक मंत्रोच्चार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब होटल पहुंचे तो उनका वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्वागत किया गया और इस टीम के जो मैं कहूं कि एक प्रमुख हैं जो आचार्य विश्वनाथ, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे प्रधानमंत्री ने बातचीत भी की। आइए उन्हीं से जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा उनसे बातचीत के दौरान। व्हाट पीएम हैज टोल्ड यू ड्यूरिंग हिज इंटरेक्शन विद यू? Oh, he was very happy. He said, I'm very impressed. Sundaram, Sundaram, Sundaram. Yeah, he was very proud. And then he asked how long we were studying. Then I explained to them that they were all students in the Vishwavidya Gurukulam here in Brazil. And they are dedicating themselves to Vedanta. And they chant these mantras every day. So for us, it's a big honor to be able to express our gratitude to this tradition through him. So how do you feel after meeting with Prime Minister Modi? I got very emotional because for us means a lot. So it's like being able to express how much we have received from this tradition. In Brazil, Vedanta has changed the life of many people, you know, and we being able to show our dedication, our effort, it's very fulfilling. तो ये कह रहे हैं कि किस तरह से वेदांत ने इनके साथ साथ और भी कई लोगों को जीवन को बदलने का काम किया और प्रधानमंत्री ने जब इन्हें कहा कि आपने लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है तो इससे ये और भी प्रेरित होने की बात कह रहे हैं। कैमरामैन अंकुर अरोड़ा के साथ असीम मिश्रा, डीडी न्यूज, रियो, ब्राजील। भारत ने 2024 के लिए अमेरिका और चीन को पीछे छोड़ते हुए G20 देशों में सबसे ज़्यादा अनुमानित 7% जीडीपी ग्रोथ रेट हासिल की है। ये उपलब्धि मजबूत अर्थव्यवस्था और वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत के विकास को दर्शाती है। G20 देशों के अनुमानित जीडीपी ग्रोथ रेट पर नज़र डालें तो भारत के बाद इंडोनेशिया 5% ग्रोथ रेट के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि चीन 4.8% ग्रोथ रेट के साथ तीसरे स्थान पर है। इसके साथ ही रूस, ब्राज़ील, अफ्रीका, तुर्की का नंबर है, जबकि अमेरिका अनुमानित 2.8% ग्रोथ रेट के साथ 8वें नंबर पर है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है, ये आंकड़ों से साफ दिखाई देता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष रवि अग्रवाल ने भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में आयकर विभाग के स्टॉल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने 6 पत्रिकाओं का भी लोकार्पण किया। सीबीडीटी के अध्यक्ष ने इनकम टैक्स द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी जायजा लिया। यहाँ विशेष रूप से जादू के खेल के माध्यम से देश में आयकर के माध्यम से अपनी भूमिका निभाने की बात पर बल दिया गया। इतना ही नहीं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी इनकम टैक्स के बारे में लोगों को जागरूक बनाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ में भी सब रहा है, चर्चा का विषय रहा है कि हमारा जो कलेक्शन है दोनों कॉरपोरेट टैक्स में भी और नॉन कॉरपोरेट टैक्स में भी, दोनों अगर देखें तो बढ़ा है। हम रिफंड्स भी जो है काफ़ी वैसे प्रॉम्प्टली हम लोग दे रहे हैं और आप देखेंगे पिछले साल से आपके में रिफंड्स में भी वृद्धि हुई है। तो हम ना तो टैक्स ही नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, बट अगर जहाँ पर रिफंड्स ड्यू हैं तो वो भी हम दे रहे हैं और उसके बावजूद भी अच्छा टैक्स बढ़ रहा है। तो आशा है बिल्कुल और विश्वास भी है कि जब ये वित्तीय वर्ष एंड होगा तो हम लोग ना ही इसको अचीव करेंगे बट इसको एक्सीड भी करेंगे।
भारत के स्मार्टफोन निर्यात ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अक्टूबर महीने में देश का स्मार्टफोन निर्यात 200 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। ये अब तक का सबसे बड़ा मासिक रिकॉर्ड है। इंडियन सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने अपनी एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। ये आंकड़े वैश्विक मोबाइल आपूर्ति श्रृंखलाओं में देश की बढ़ती साख को दिखा रहे हैं। चालू वित्त वर्ष के पहले 7 महीनों के दौरान भारत का स्मार्टफोन निर्यात 1060 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। ये पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 37% ज़्यादा है। देश के स्मार्टफोन निर्यात में सबसे ज़्यादा भागीदारी एप्पल के आईफोन की है। इस बीच स्मार्टफोन पीएलआई योजना ने सरकार के राजस्व को बढ़ाया है। पीएलआई योजना के कारण देश के स्मार्टफोन सेक्टर ने अपने निवेश से 19 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाया। वित्त वर्ष 2021 से 2024 के दौरान इंडस्ट्री ने सरकारी खजाने में 1,10,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया और 12,55,000 करोड़ रुपए के फ़ोन का उत्पादन किया। इस दौरान सरकार ने 5,800 करोड़ रुपए के इंसेंटिव दिए। इस तरह पीएलआई योजना ने न सिर्फ उत्पादन, निर्यात और नौकरियों को बढ़ावा दिया, बल्कि सरकार के राजस्व को भी बढ़ाया। रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री ने 4 वर्षों के दौरान मोबाइल पार्ट्स और कंपोनेंट्स पर 48,000 करोड़ रुपए का शुल्क चुकाया, जबकि अतिरिक्त 62,000 करोड़ रुपए जीएसटी से मिले। वहीं वित्त मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय को सौंपी गई आईसीईए की रिपोर्ट में बताया गया कि सरकार को पीएलआई डिसबर्समेंट के बाद 1,04,200 करोड़ रुपए का राजस्व मिला है। पीएलआई स्कीम के चलते जहां देश में मोबाइल फ़ोन के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, वहीं मेक इन इंडिया के प्रभाव और बढ़ते स्थानीयकरण के कारण देश के आयात में कमी आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023-2024 में शायद पहली बार सैमसंग, एप्पल, वर्लपूल, डिक्सन और हेवल्स जैसी प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों के आयात में गिरावट आई। रिपोर्ट में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास इन कंपनियों की नियामक फाइलिंग का हवाला देते हुए कहा है कि 8 इलेक्ट्रॉनिक्स फर्मों का संयुक्त आयात मूल्य वित्त वर्ष 24 में साल दर साल 7% गिरकर 95,143 करोड़ रुपए हो गया। रिपोर्ट में कहा गया कि वित्त वर्ष 24 में आयात में गिरावट कम से कम 6 वित्तीय वर्षों में पहली थी। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।